गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी 11th क्लास अकाउंटेंसी थ्योरी क्लास की थर्ड क्लास है। मुझे याद है पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में तो इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस किया था कि हमारे पास पहले 4 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। दूसरी क्लास के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 1 के जितने भी 5 क्वेश्चन थे उन सबको एलेबोरेट किया था, उन सबको डिस्कस किया था, उन सबको हम लोगों ने समझा था कि उसमें क्या क्या लिखेंगे। आज थर्ड क्लास है हमारी 11th क्लास अकाउंटेंसी की थ्योरी क्लास की, और आज हम लोग बाकी बचे हुए तीनों चैप्टर के थ्योरी के क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में समझेंगे कि उसमें बेसिकली क्या क्या कंसेप्ट है, उसको कैसे लिखेंगे। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। मुझे मालूम है जिन बच्चों ने पहली क्लास ली है उनको मालूम होगा कि से टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करवाया था, और मैंने कहा था कि इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता ही आता है। चाहे कोई भी स्कूल का बच्चा हो, अगर 11वीं क्लास का एग्जाम दे रहा है और अकाउंटेंसी के थ्योरी क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा कंसर्न है कि सर कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो मैंने आपको मार्क करवा दिया था। पिछली क्लास के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 1 के टोटल 5 क्वेश्चन थे, उन सबको एलिब्रेट कर दिया था, इन सबको सिंप्लीफाई कर दिया था, बता दिया था उसको कैसे समझते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। इन तीनों क्वेश्चन, तीनों चैप्टर के चैप्टर नंबर 2, 3 और 4, इन तीनों के पांचों क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये देखो, आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करवाया था वो था कि सर डिफाइंड असेट। आप मुझे असेट्स डिफाइन करके बताइए कि असेट्स क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेट। तो देखिए बेटा, मैंने क्या लिखा है कि असेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटिटी, प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटिटी। और एंटरप्राइज, बेटा एक ही मतलब है, आप एंटिटी बोलो, आप एंटरप्राइज बोलो, आप बिजनेस बोलो, तो बिजनेस की जो असेट होती है, बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असेट, और हमारे पास टोटल 3 प्रकार के असेट होते हैं। जिन बच्चों ने 11वीं क्लास मेरे से लिया हुआ है, जिन बच्चों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन की पहली क्लास ज्वाइन करी हुई है, जिन बच्चों ने अच्छे से रीड कर रखा है, उनको ये बात मालूम है कि सर एसेट्स क्या होता है। मैं इसको हिंदी में भी बताता हूं और इंग्लिश में भी बताता हूं। याद करो मैंने क्या कहा था, विच वी होल्ड, जो हम होल्ड करते हैं, जिसे बिजनेस होल्ड करता है, जिस पर हमारा अधिकार होता है या जिस पर जो हमारे पास होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, असेट। और हमसे मतलब होता है बिजनेस। तो मैंने क्या कहा था कि असेट का मतलब होता है वो प्रॉपर्टीज विच इज ओन्ड बाय द एंटिटी, जिसे कंपनी ओन्ड करती है, बिजनेस ओन्ड करती है, एंटिटी ओन्ड करती है। और ये कितने प्रकार की होती है बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असेट। कौन कौन सा? तो सर पहला है नॉन करंट असेट, दूसरा है करंट असेट, और तीसरा है फिक्टिशियस असेट। सर मुझे ये बताओ कि ये नॉन करंट असेट्स क्या होता है, हम किसे बोलते हैं नॉन करंट असेट? तो बेटा देखो क्या लिखा है, दोज असेट, ऐसी असेट विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऐसी कोई भी असेट जिन्हें हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसे मतलब क्या है आपका? तो बेटा एक बात बताओ, मेरे पास कोई असेट है और मैं उसे कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो हाउ टू कन्वर्ट? वी हैव 2 ऑप्शंस। आइदर सर ये रहा मेरा असेट, लाइक मेरे पास ये असेट है और मैं इसको कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं इसको जादू करूंगा, कैश में कन्वर्ट होगा। इट्स नॉट पॉसिबल इन द बिजनेस प्रीमाइसेस। इस बिजनेस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। कैश में कन्वर्ट करने का मतलब होता है सेल करना। तो ऐसी कोई भी असेट जिन्हें हम 1 साल के अंदर बेचते नहीं हैं, 1 ईयर के अंदर उन्हें सेल आउट नहीं करते हैं, बेचते नहीं हैं, हम उन सारे असेट को बोलते हैं नॉन करंट असेट। मतलब दोज असेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड, दोज असेट्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड, दोज असेट्स विच कैन नॉट बी सोल्ड आउट विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड फिक्स्ड असेट्स या नॉन करंट असेट्स। पता है आपको, इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड असेट्स। ऐसी असेट जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं, 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, हम उसे बोलेंगे नॉन करंट असेट। सर जी इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, टेंजिबल
और इंटेंजिबल। सर ये टेंजिबल क्या होता है और इंटेंजिबल क्या होता है? बेटा टेंजिबल दोज असेट्स विच कैन बी सीन और टच, ऐसी कोई असेट जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हम उन्हें टेंजिबल असेट कहते हैं। और इंटेंजिबल दोज असेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उन्हें बोलते हैं इंटेंजिबल असेट। जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, दीज आर कॉल्ड टेंजिबल असेट। हम इन्हें क्या बोलेंगे? टेंजिबल असेट। और सर इंटेंजिबल का एग्जांपल लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, रॉयल्टी, एंड दीज आर कॉल्ड द इंटेंजिबल असेट्स। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने आज तक गुडविल को देखा है, पेटेंट को देखा है, ट्रेडमार्क को देखा है? नहीं देखा ना आप लोगों ने। बस हम अकाउंट्स में, बिजनेस में इन सारे शब्दों का यूज करते हैं, तो इन्हें बोला जाता है टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट। तो जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, उसे टेंजिबल बोलेंगे। जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उन्हें इंटेंजिबल बोलेंगे। एंड दोज दोनों के दोनों हमारे नॉन करंट असेट्स में कवर होता है। नाउ सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट असेट? करंट असेट्स क्या होता है? तो बेटा करंट असेट्स जस्ट इससे अपोजिट, दोज असेट, ऐसी असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऐसी कोई भी असेट जिन्हें हम 1 साल के अंदर बेच देते हैं, ऐसी कोई भी असेट जिन्हें 1 साल के अंदर रियलाइज कर दिया जाता है, ऐसी कोई भी असेट जिन्हें हम 1 साल के अंदर अंदर सेल आउट कर देते हैं, हम उन्हें क्या बोलेंगे? करंट असेट। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसमें एग्जांपल सबसे पहले आता है कैश, बैंक, स्टॉक, आप इसे गुड्स भी बोल सकते हो, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो दीज आर कॉल्ड करंट असेट। इन सारे असेट को हम 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं, रियलाइज कर देते हैं। सर फिक्टिशियस असेट्स क्या होता है? तो बेटा अगर कोई मेरे से पूछे ना, तो इट इज नॉट अवर असेट। ये तो असेट होता ही नहीं है, हम अकाउंटेंट इसको असेट्स मान लेते हैं। बेसिकली ये बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, घाटे होते हैं, नुकसान होता है, जिन्हें हम अपना असेट मान लेते हैं। देखो क्या लिखा है, दोज असेट, ऐसी असेट विच आर नाइदर टेंजिबल, जो कि टेंजिबल नहीं होता है, नॉर इंटेंजिबल, और ना ही ये इंटेंजिबल होता है। मतलब ना इनको देख सकते हैं ना देख सकते हैं, मतलब दोनों में कवर नहीं होता है, ना ये टेंजिबल है और ना ही इंटेंजिबल। बेसिकली ये है क्या? दे आर लॉसेस, ये लॉसेस है, नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने एडवर्टीजमेंट पर 1 लाख रुपए इस साल खर्च किया, मैंने एडवर्टीजमेंट पे 1 लाख रुपए खर्च किया बेटा, और इसका बेनिफिट मुझे 5 ईयर तक मिलेगा। इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट मुझे कितने साल तक मिलेगा? 5 साल तक। तो इसका मतलब ये जो हमने खर्च किया है वो 5 साल का खर्चा है। तो 1 साल का खर्चा जो होगा 20,000 रुपीज, दिस इज अवर एक्सपेंस, हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल देंगे। लेकिन बाकी जो 80,000 है, इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा आने वाले 4 सालों में। तो जितना मुझे आने वाले 4 सालों में मिलेगा, हम इन्हें बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। इसे क्या बोलेंगे? फिक्टिशियस असेट। लेकिन मजे की बात बताऊं, अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा तो बिकेगा ही नहीं। इट्स एन एक्सपेंस, it's a loss which are incurred in current year but the benefit avail in the future year। हम इसे खर्च तो आज करते हैं बट इसका बेनिफिट मुझे आने वाले समय में मिलता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? फिक्टिशियस एसेट। फिर से रिपीट करो एक बार, जल्दी आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइंड असेट, असेट क्या होता है? तो हम बोलेंगे असेट्स आर द प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय द एंटिटी, assets are the property which is owned by the company, asset is the property which is owned by the business, which is owned by the business। जो बिजनेस का asset है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, हम उसे asset बोलते हैं। how many types of asset, asset कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा देयर आर
three types of assets: non-current asset, current asset और fictitious assets. Non-current assets are those assets which cannot be converted into the cash within the period of 1 year. ऐसी कोई भी asset जिन्हें हम एक साल से ज्यादा यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं non-current asset. And those current assets क्या होता है? Those assets which can be converted into the cash within the period of 1 year. ऐसी कोई भी asset जिन्हें हम एक साल के अंदर बेच देते हैं उन्हें बोलते हैं current asset. And the fictitious assets are not tangible, not intangible. They are basically losses which are not written off in that year in which they are incurred. Right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आता है तो कम से कम भी ये 3 या 4 नंबर का आता है, 3 या 4 नंबर का आता है. चलिए बात करते हैं हम अगले सवाल के बारे में. आपको अच्छे से मालूम है अगला सवाल कौन सा होने वाला है, बताइए जल्दी से. ये देखो मेरा अगला सवाल क्या लिखा है. सर डिफाइन लाइबिलिटी. लाइबिलिटी क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी एंड हाउ मेनी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी एंड द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी. सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं. लाइबिलिटी मींस, लाइबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट पेबल, जो हमें देना पड़ता है बाय द बिजनेस, बिजनेस जिसे पे करेगा, बिजनेस के द्वारा पे किया जाने वाले सभी आइटमों को हम लोग क्या कहते हैं? लाइबिलिटी. अब जिन बच्चों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन मेरे से पढ़ा है, जिन बच्चों ने भी मेरे से अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा है, उनको अच्छे से पता है कि जब मैं पहली क्लास में लाइबिलिटी और असेट्स की डेफिनेशन बताता हूं तो मैं कहता हूं लाइबिलिटी मींस विच इज लाइबल टू पे. जो हमने देना है या जो हमने पे करना है वो हमारी लाइबिलिटी होती है. और वही मैं बताता हूं लाइबिलिटी बेसिकली 2 प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल. एंड द इंटरनल लाइबिलिटी आर दोज लाइबिलिटी विच आर पेबल टू द बिजनेसमैन. ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जो मुझे अपने बिजनेसमैन को देना है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी. एंड द एक्सटर्नल लाइबिलिटी मींस दोज लाइबिलिटी विच आर पेबल टू द आउटसाइडर. बाहर वालों को जो पेमेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी. ये वहां बताया था, बेसिक बात है. फिलहाल अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी. 2 प्रकार की लाइबिलिटी. एक नॉन करंट लाइबिलिटी, दूसरा करंट लाइबिलिटी. आप नॉन करंट लाइबिलिटी को बोल सकते हो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी को बोल सकते हो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी. नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी. सर नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो दोज लाइबिलिटी, ऐसे लाइबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 ईयर. ऐसी लाइबिलिटी जिन्हें 1 साल के बाद पेमेंट करना होता है, हम उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. And the short term liability just opposite, those liability which are payable within the period of 1 year. ऐसी लाइबिलिटी जिन्हें 1 साल के अंदर पेमेंट करना होता है, हम उसे बोलते हैं करंट लाइबिलिटी. So non current liability are those liability which are payable after the period of 1 year. चल एग्जांपल बताओ ना, नॉन करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल क्या है? तो बेटा इसका एग्जांपल है लोन, बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा. तो दीज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. ये ऐसी लाइबिलिटी है जिन्हें हमें पेमेंट करना होता है 1 साल के बाद. एंड द करंट लाइबिलिटी मींस विच आर पेबल विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर. ऐसी लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर 12 महीने के अंदर पेमेंट करना होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी. सर जी इसका एग्जाम्पल बता दो ना. बेटा सारी लाइबिलिटी जो शॉर्ट टर्म के हैं, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल. इसके अलावा हमारे पास आएगा इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन. नेक्स्ट आप कह सकते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आप कह सकते हो एडवांस इनकम एक्सेट्रा. तो दीज आर कॉल्ड द करंट लाइबिलिटी. हम इन्हें क्या बोलेंगे? करंट लाइबिलिटी. ये था मेरा चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2. और मैंने आपको बताया था बच्चे कि चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से
डिटेल में करके जाना है। बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो तो डेफिनेशन है, और डेफिनेशन तो आपको आता है, नहीं भी आता है तो एक बार आप पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने काउंटिंग क्वेश्चन किया उनको तो पता ही है कि मैंने ऑलरेडी इनकी डेफिनेशन बता रखी है, विद डिटेल, विद एग्जांपल, विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 में मुझे पता है कि मैंने आपको 2 क्वेश्चंस लिखवाए थे। मैं सोच रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 के बजाय ना चैप्टर नंबर 4 पहले करवाऊँ आपको, क्योंकि 4 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आया था। हाँ, 4-5 पेज का तो टोटल क्वेश्चन है, ये पूरा चैप्टर ही 4-5 पेज उसका है, और इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार आता है, रिपीटेडली आता है, हमेशा आता है। सीरियसली, कौन सा क्वेश्चन है? दैट इज डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस एग्जाम में कई बार आया है, रिपीटेडली आया है, और 4 नंबर का आता है। पता है थ्योरी में 4 नंबर का आता है, मतलब फ्री के 4 नंबर है। आपको पहले से क्वेश्चन पता है क्या है सर इसका डिफरेंस? मैं आपको इसका एक क्रक्स बताऊंगा, बहुत सुंदर सा तरीका है, पॉइंट पता होना चाहिए। चलिए देखिए इसका टेबल में क्या लिखा है। बेस लेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले उसने बोला नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो बेटा कैश बेसिस में ओ ये तो गलत हो गया बेटा, यहां पर कैश नहीं लिखेंगे, ये है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और यहां पर हम लोग लिखेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। राइट, ठीक है। तो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड। किसमें बेटा? एक्रूवल में। और कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड, ये तो हर कोई जानता है। कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड, और एक्रूवल बेसिस में कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड। राइट, अब बात करेंगे सर प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड एंड एडवांस। तो कॉमन सेंस की बात है कि एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब हम बनाएंगे तो उसमें प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड एंड एडवांस इनकम आर टू बी रिकॉर्डेड, इनमें ये रिकॉर्ड होता है। और कैश बेसिस में हम ये सारी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस इनकम आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो बेटा एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करेक्ट प्रॉफिट और लॉस असरटेन, सही प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाता है। लेकिन कैश बेसिस में करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नॉट असरटेन, नहीं पता चलता है। ठीक है, तो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करेक्ट प्रॉफिट का पता चलता है, और कैश बेसिस में करेक्ट प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चलता है। सर अगला है टेक्निकल नॉलेज। भैया सभी जानते हैं एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, और कैश बेसिस में टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखो क्या लिखा है, इट रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। एज मेनी एडजस्टमेंट लाइक प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल, रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू बी मेड। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड मच ऑफ टेक्निकल नॉलेज। ज्यादा नॉलेज वाले की जरूरत नहीं है भैया, किसी भी लेमैन 12वीं क्लास पास बच्चों को बिठा दो, वो भी ये वाला अकाउंट्स बना लेगा। ठीक सर, लीगल पोजीशन की बात करें तो कहता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 2013। इसे कंपनी एक्ट 2013 रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन इसे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, नहीं रिकॉग्नाइज करता है। कौन? कैश बेसिस और कंपनी एक्ट 2013। राइट, एक्सेप्टेबिलिटी, तो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर एक्सेप्टेबल, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। राइट, रिलायबिलिटी, सर जी एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर रिलायबल एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिलायबल। इसके बाद सुटेबिलिटी, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए सुटेबल है,
लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल्स। मतलब जैसे आप किसी प्रोफेशनल का अकाउंट्स बना रहे हो ना, लाइक सीए का अकाउंट्स बनाते हो, लॉयर का बनाते हो, या किसी इंस्टीट्यूट का अकाउंट्स बनाते हो, तो यहां पर आप किसी टीचर्स की बात करो तो यहां पर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बना सकते हो। लेकिन अगर एक्चुअल बिजनेस आपका चल रहा है तो वहां पर आपको एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही बनाना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर इस 4 नंबर को गेन करना है ना, तो मैं पर्सनल ओपिनियन देता हूं तुम्हें। पता क्या, आप एक काम करो, सिर्फ इसके बेस याद कर लो। राइट, इसके बेस याद कर लो कि क्या क्या बेस है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस, प्रॉफिट एंड लॉस, टेक्निकल नॉलेज, लीगल पोजीशन, एक्सेप्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सुटेबिलिटी। और आप क्या करना, एक्रूवल बेसिस की तारीफ करना, तारीफ, और कैश बेसिस की बुराई करना, बुराई। सर मतलब जैसे वो बोलेगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये तो आपको पता होगा, एक्रूवल में दोनों होगा, कैश में कैश होगा। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें सही आएगा, इसमें गलत आएगा। टेक्निकल नॉलेज, इसमें जरूरत पड़ेगी, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लीगल पोजीशन, इसकी है, इसकी नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी, ये एक्सेप्ट होता है, ये एक्सेप्ट नहीं होता है। रिलायबिलिटी, ये रिलायबल होगा, ये रिलायबल नहीं होगा। सुटेबिलिटी, ये सुटेबल होता है बिजनेस के लिए, ये सुटेबल नहीं होता है बिजनेस के लिए। अरे भाई, कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। आप क्या करोगे, आप एक्रूवल बेसिस की करोगे तारीफ, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और कैश बेसिस की करोगे बुराई, बेकार है, गंदा है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होता है, रिलायबल नहीं है, किसी काम का नहीं। मतलब समझ जाओ आप मेरी बात। तो आपको पॉइंट अगर याद होगा ना बेटा, तो आप बड़े आराम से इनके बेसिस को, इनके डिफरेंशिएट को ड्राफ्ट कर सकते हो और 4 नंबर ले सकते हो एग्जाम में। ठीक है, ठीक है सर। तो अब क्या करें सर, अब क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का एक ही सवाल था, बता दिया। फर्स्ट सेकंड चैप्टर बता दिया, थर्ड क्वेश्चन बचा है। मैं सोच रहा हूं ये जो थर्ड चैप्टर है ना, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। जो अच्छा हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आएगा ही आएगा एग्जाम में। इस थर्ड चैप्टर में से पक्का 6 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में, पक्का 6 नंबर का आता है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए करिए थोड़ा सा वेट, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।